हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें हमने दो पार्ट में इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में बनाते तो बहुत लंबा वीडियो होता और बोरिंग हो जाता शायद आपके लिए। तो क्योंकि चीजें इसमें बहुत सारी पढ़ने के लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं फंडामेंटल राइट जो है, जो हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो पार्ट 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पार्ट 3 में है। आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा, मतलब मोटे तौर पे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कहाँ हैं। तो ये पार्ट 3 में है। पहली बात, आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 12 to 35। तो पहले तो आप ये रट लें, याद कर लें जैसे आपको याद हो। दूसरी चीज ये पूछा जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, मतलब जो फंडामेंटल राइट का सोर्स है, ये हमने कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मतलब कहां से इंस्पायर्ड है। तो देखिए, ये हमारे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। क्लियर है। जबकि अगर हम देखें कि पूरे दुनिया में फंडामेंटल राइट पहली बार कहां आया, तो आप जानते हैं जो ब्रिटेन के लोग थे, उन लोगों ने राजा का घेराव किया और उनसे, किंग जॉन थे उस समय, और उनसे उन लोगों ने अपने कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स, मतलब अपने अधिकार की मांग की, और राजा को मजबूरी में ये अधिकार देने पड़े। ठीक है, और इसको क्या बोला गया कि मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। आर्टिकल ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1215। 1215 में पहली बार ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा देखा गया था। और इसके बाद जहां भी कहीं अधिकारों की बात होगी, मतलब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहले भी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी, अगर कुछ किसी को अधिकार देते हैं या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अधिकार देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि मैग्ना कार्टा है ये। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा है, क्योंकि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर हमारे सभी लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स की बातें की जा रही हैं। तो पहले याद रखना। ठीक है, मैग्ना कार्टा पहली बार कहाँ आया था, तो ये लंदन में आया था, मतलब ब्रिटेन में आया था। उस समय वहां के किंग कौन थे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो किंग जॉन थे। ठीक है, कब आया था, तो 1215 में आया था। क्लियर है, और ये एडी है, ऐसा नहीं कि आप बीसी लगाने लग जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। फिर इसके बाद इंडिया में पहली बार मतलब डिमांड कब की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स चाहिए, तो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, आप याद रखना, मोतीलाल नेहरू कमेटी जो बना था, इसमें 1928 में मोतीलाल नेहरू ने पहली बार अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी। और ब्रिटिश कॉलोनी थी उस समय ब्रिटिशर्स से, तो यहां पे पहली बार भारत में फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कहां की गई, तो मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा की गई थी फंडामेंटल राइट्स की डिमांड। ये याद रखना, कब, 1928 में। इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डेट्स हैं, पर हमने उसको थोड़ा सा अवॉइड किया है। ठीक है, ताकि आपके कोर फैक्ट्स चलते रहें और बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज होकर के जो बनने वाले क्वेश्चन है वो भी ना छोड़ दो। चलिए, अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी गारंटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि ये सभी सिटीजन्स को मिलेगा। ठीक है, साथ में सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। अब ये अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन से राइट्स ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और कौन से राइट ऐसे हैं जो कुछ फॉरेन से, मतलब जो हमने फ्रेंडली कंट्रीज के लोग देखे थे या एनिमी कंट्रीज के लोग देखे, तो एनिमी कंट्रीज को तो हम कुछ देंगे नहीं। फ्रेंडली कंट्री के लोग जो हमारे यहाँ आते हैं, उनके भी कुछ अपने फंडामेंटल राइट होते हैं, तो वो हमने उनको प्रोवाइड कर रखा है। तो आपको अगर ये जानना है, तो आपको जाकर के सिटीजनशिप का हमारा प्रीवियस चैप्टर है, उसमें आप देखिए, आपको पता चलेगा। यहाँ भी हमने हल्का फुल्का डाला है, पर वो थोड़ा वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। व्हाइल अदर आर एक्सटेंडेड टू फॉरेनर्स एंड लीगल पर्सन्स लाइक कॉर्पोरेशन, दीज राइट्स आर, कौन कौन से राइट हैं, नॉट एब्सोल्यूट। पहली बात आप बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, तो नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है आपके एमसीक्यू में, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है। हमें लगता है कि हाँ, सारे फंडामेंटल राइट एकदम सभी सिटीजन्स को मिले हैं, और ऐसा कुछ भी हम एक रिलेशन जमा लेते हैं और हम क्या लगा देते हैं कि एब्सोल्यूट होगा। क्लियर है, जो कि गलत है ना। हाँ, क्वालिफाइड है, ये क्लियर है। अलाउइंग द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब देखिए, एब्सोल्यूट होते तो उन पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकता था। हम जानते हैं कि भारत में जब भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आता है, तो फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, या जब तक इमरजेंसी रहेगा सस्पेंड किया जाएगा। दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होंगे, 20 और 21, आप याद रखना।
20 और 21 को हम लोग सस्पेंड नहीं करते हैं। इवन आर्टिकल 19 जो है वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सस्पेंड किया जाता है। तो थोड़ा बहुत आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर स्टेट को लगता है कि किसी भी तरीके का इस फंडामेंटल राइट्स को भी अलाउ रखने से मतलब नहीं रोकने से कुछ देश को नुकसान हो सकता है या हमारी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को कुछ दिक्कत हो सकता है, तो उसको नो डाउट रोका जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। मीन टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। क्लियर है। अब जैसे मान लो कि कोई ऐसा चीज होने लग गया जिसको कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू मूवमेंट है, ठीक है, या असेंबली है, एसोसिएशन है, इनको कुछ टाइम के लिए अगर नहीं रोका गया तो बहुत सारे लोग आएंगे और प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो सकता है या उससे कुछ दिक्कत हो सकता है। तो लोकल लेवल पे भी आपने सुना होगा कई बार कि धारा 144 लगी हुई है सीआरपीसी की, तो 5 से ज्यादा लोग या इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये चीजें यहां पर हो सकती हैं, या इमरजेंसी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स कैंसिल किए जा सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल प्राइमरली अगेंस्ट द स्टेट एक्शन बट सम कैन आल्सो बी एनफोर्सेस अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्लियर है। थोड़ा बहुत देख लेना, बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो स्टेट को मतलब अगेंस्ट स्टेट हैं और कुछ स्टेट के साथ हैं, तो ये देख लेना। जहां पर मतलब जैसे मान लो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे ह्यूमन राइट जरूरी है, हमारे राइट्स की बात जरूरी है, वहां पर क्या किया जाएगा, भले वो स्टेट के अगेंस्ट हो पर स्टेट को करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेसिंग लिमिटेशंस ऑन स्टेट ऑथोरिटी और कॉन्फर प्रिविलेजेस, ठीक है। जस्टिसिएबल, आप ध्यान रखना जस्टिसिएबल क्यों, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो। और डायरेक्ट कोर्ट मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हाई कोर्ट जाओगे या उस जो एक हायरार्की है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, वहां से फिर आप अपील करो हाई कोर्ट में, देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी तो आर्टिकल 32 और 226, दो आर्टिकल हैं हमारे पास, 226 और 32। मेनली आपको 32 याद रखना है। आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। अगेंस्ट किसी भी संस्थान हो, वो गवर्नमेंट की बॉडी हो या कुछ भी हो, वहां से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिसिएबल है। अगर 226 की बात करें तो हाई कोर्ट जाने की बात करता है, तो ये भी देख लेना, ठीक है, कि अगर आप अपने किसी स्टेट में हैं और वहां पे अगर आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना है तो आप आर्टिकल 226 का यूज करते हुए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को कंफर्म करने के लिए। क्लियर है। एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, ठीक है। आप ध्यान रखना कि अगर जस्टिसिएबल है तो अगर नहीं मिल रहा है तो कोर्ट उसमें रिट या जो भी प्रोविजंस होंगे वो लगा सकता है। नॉट परमानेंट, कैन बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज और ध्यान रखना कि इस पे बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम आगे देखेंगे आर्टिकल 13 में, इसको डिटेल में। क्या हुआ था कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 368, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने, मतलब जैसे जो फाइंडिंग फादर्स थे उनको पता था कि आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन का जो अभी स्थिति है उनको, उनने फ्यूचर को देखा तो था, पर समय के साथ कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ डिमांड्स बदलते जाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 डाला और उसमें प्रोविजंस डाल दिए कि इन सर्कमस्टांसेस में ऐसे ऐसे, मतलब क्या तरीका होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है तो ये 368 बताता है, उसके तहत चेंजेस हो सकते हैं। अब क्या होता है कि आर्टिकल 13 है, उसमें यह बताया गया कि कोई भी लॉ और एक्ट जो फंडामेंटल राइट को ओवर रूल करे या ओवरराइड करे, उसको ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब वो लागू नहीं होगा। अब सबसे पहले तो लड़ाई ये शुरू हुई कि क्या एक्ट की बात की गई है, 368 एक्ट है, ठीक है। तो फिर इसमें बहुत सारे जजमेंट केसेस हैं, हम देखेंगे अभी 13 में। वहां पर फिर अंत में कहा गया कि मतलब फाइनलाइज हमने कर दिया है यहां पर कि ये अमेंडमेंट किया जा सकता है 368 के तहत। हाँ, पर ये है कि जनरल बिल जैसा इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर दिया जाए, जनरल बिल जैसे पास होते हैं और चेंज हो गया हमारा फंडामेंटल राइट में, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी चेंज अगर करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है, तो हाँ, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है, क्योंकि जब हम बहुत सारे बार केस को पढ़ते हैं
तो हमें ये पता, ऐसा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो फाइनलाइज आंसर क्या है, इसलिए यहां पर हमने ऐड किया है कि हाँ ये परमानेंट नहीं है, इनको समय के साथ या जरूरत के हिसाब से अमेंड किया जा सकता है। उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो देखेंगे हम, पर अभी तो आप इतना याद रखो। देखो, अब ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो बेसिक पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, उसमें क्या था कि 7 फंडामेंटल राइट्स थे। क्लियर है? इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, उसको हटा दिया गया। तो पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अब आप लोग जानते हैं कि कई बार देश में ऐसा हुआ कि किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और कुछ गरीब लोग थे, तो वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमने कुछ शेड्यूल और आर्टिकल्स का सहारा लिया, और इस तरीके से कुछ लोगों की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ऑक्युपाई की या ले लिया, आप ये समझिए। तो उसको राइट टू प्रॉपर्टी अगर होता तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती, तो वहां पे कुछ अमेंडमेंट किया गया, और फिर राइट टू प्रॉपर्टी को अब पूछा जाएगा कि कहां है, तो वो 300A में है, आप ये भी याद रखना। और 300A चूंकि हम जानते हैं कि आर्टिकल 12 to 35 ही फंडामेंटल राइट की बात किया जाता है, तो ये अब फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो ये है क्या? आर्टिकल जो बता रहा हूं आप नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में आपको दिखेंगे। और फंडामेंटल राइट बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि हम लोगों के प्राइमरी एजुकेशन में भी था ये, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, और बहुत आसान है, हमने पहले भी बहुत बार पढ़ रखा है, तो शायद हो सकता है कि एग्जामिनर का ध्यान इस पे ज्यादा जाए कि हाँ ये तो बट ऑब्वियस है, बच्चे को आता ही होगा, और यहाँ से कुछ अंदर घुस-घुस के भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे एक्सेप्शन किसी आर्टिकल का पूछ दिया गया है, कुछ ऐसा चांसेस रहते हैं हमेशा। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से पढ़ें, जो आर्टिकल आपको बताया जा रहा है उसको नोट करें, ठीक है? तो आर्टिकल 12 to 35 है, और इसको अब ये क्या है? ये है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट। फंडामेंटल राइट अब नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा लीगल राइट है। क्लियर है? चलिए, अब एट प्रेजेंट कितने हैं? तो 6 राइट है, ठीक है? तो अगर पूछा जाए हमें कि अभी एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है, मतलब हमारे मूल अधिकार कितने हैं, तो एट प्रेजेंट हमारे मूल अधिकार 6 हैं। मूल संविधान में कितने थे, रूट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? तो 7 थे। कौन से राइट को हटाया गया? तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है। क्लियर है? हटाया क्या गया है, मतलब अमेंड कर दिया गया है उसको, अब लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए वो 6 कौन कौन से हैं। तो पहले तो क्वेश्चन यही पूछता है कि आर्टिकल कहां से कहां तक आता है, मतलब एक आर्टिकल पूछ देगा कि जैसे मान लो कि 14 से 18 क्या है, 19 से 22 क्या है, 23 से 24 क्या है, 25 से 28 क्या है, 29 30 क्या है, 32 क्या है। तो ऐसे आर्टिकल हमसे कई बार पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। या 6 राइट्स कौन कौन से हैं, विच इज नॉट द फंडामेंटल राइट, या विच इज और आर, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से और से फंडामेंटल राइट है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है से ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो उसकी तैयारी आप ज्यादा करना। ठीक है, जैसे देखिए राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में हमें 14 to 18 आर्टिकल है, इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए, अभी तो पहले ये याद कीजिए। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30, मतलब 29-30, 29 से 30, 25 से 28, ऐसे याद कर लेना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, ये आर्टिकल 32 अभी मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। हमने कह दिया कि आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाइंडिंग फादर्स ने कह दिया। और आप कई बार सरकारी विभाग में जाते हैं तो ये चीज देखते हैं कि ये तो हमारा काम नहीं है, आप उस डेस्क पे जाओ। वहां पे आपको ये कहा जाता है कि ये हमारा काम नहीं है, आप उस डेस्क पे जाओ। एक आध बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और भागना पड़ता है। फिर हम भटकते रहते, और अंत में क्या होता है, हमें यही नहीं पता होता है कि कहाँ जाना है। तो फिर बोलते हैं ठीक है, ये काम शायद होने लायक ही नहीं है, होना ही नहीं है। ठीक है, या फिर अगर थोड़े से आप अवेयर हैं तो सीएम हेल्पलाइन, फिर तो काम अपने आप होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो एग्जैक्टली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे हमारे फाइंडिंग फादर्स, बहुत होशियार लोग थे, जो कि वकील थे, उनको पता था। तो उन्होंने कहा कि ये सारे फंडामेंटल राइट तो हैं, पर ये मिलेगा कहाँ। जैसे मान लो कहीं वायलेट हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, आप स्कूल में गए एडमिशन लेने, आपको पता है कि वहां पे सीटें खाली हैं, पर जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं कि भाई सीट नहीं है, भागो यहाँ से। क्लर्क बोल रहे हैं कुछ व्यवस्था करके हो सकता है एडमिशन मिल जाए। अब आपके पास राइट टू एजुकेशन है, सीट खाली है, एडमिशन मिलना चाहिए, तो कहाँ जाओगे? आर्टिकल 32 का यूज करो।
कंफर्म है कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आपको कोर्ट डायरेक्ट जाइए सुप्रीम कोर्ट, एडमिशन घर तक आ सकता है। हाँ, पर प्रूफ होना चाहिए, परेशान मत करना। चलो देखो, तो ये 6 तरह के अभी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर है? चलिए अब इनको डिटेल में देखते हैं। जैसे मोटे तौर पे देखें हम, तो हमारे पास क्या है, द राइट टू इक्वलिटी प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। अब इक्वलिटी की बात करें तो क्या है भाई, तो ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। किसी भी बेसिस पे अगर इक्वलिटी है तो किसी भी बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ऑन वेरियस ग्राउंड्स, इंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, इट कवर्स सेवरल प्रोविजंस। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि राइट टू इक्वलिटी कहां है, तो 14 to 18 है। इसमें अब आर्टिकल वाइज आपको कई बार मैच द कॉलम के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है। या क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब या तो वन लाइनर आएगा, मैच द कॉलम आएगा, या फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नहीं है, या एक लाइन से 3-4 वर्ड दे दें और बोले कि इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं। मतलब कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको डिटेल में देखेंगे। पहले ये रटने की चीजें हैं, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी बेसिस पे किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। क्या आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कहां से आए हैं, क्या कलर है आपका, किस लिंग के हैं, मतलब मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत चलता था पहले भारत में, अभी थोड़ा ठीक हुआ है। या आपका जन्म स्थान कहां है, मतलब आपने कई बार सुना होगा कि कई स्टेट के लोग, एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या ऐसा मतलब कई बार सुनने में आ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इलीगल है। आप किसी को भी उसके बर्थ प्लेस के स्थान पे, रेस के स्थान पे, किस कलर का है, कैसा, कौन से जाति का है, ठीक है, या कहां से आया है, किसी भी तरीके से उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरियां कुछ भी आएंगी उसमें सबको एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। एक जैसे का मतलब ये नहीं होता है कि कोई 78 ईयर के अंकल उठें और जा करके कहें कि अब मुझे कांस्टेबल का पेपर देना है, या मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, या कोई 40 साल का 50 साल का आदमी उठे और जा करके कहे कि मेरे को यूपीएससी का फॉर्म भरना है और अब आईपीएस बनना है, बहुत कर ली जॉब, मन भर गया आप जॉब से। तो ऐसा नहीं, उसके जो भी क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो तो आप बिल्कुल जाइए और जा करके क्या कीजिए, वहां पर फॉर्म भरिए। फॉर्म भर के जो भी उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एंड देन आफ्टर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पे। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आप जानते हैं भारत में ये एक बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोले, लोगों के साथ हुआ अत्याचार है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, किसी को गांव में नहीं आने देना, गांव से दूर रखना, ठीक है, शरीर छू जाने पे गंगा जल से नहाना, और ऐसे बहुत सारे ड्रामे हुआ करते थे। अभी तो शायद मेरे को लगता है समाज से खत्म है लगभग, और हो भी जाना चाहिए। बहुत ही मतलब एक बैड प्रैक्टिस था, ठीक है ना, कि किसी को समाज से एकदम बहिष्कृत कर देना, अलग रखना। तो ये, इसको अगर ऐसा कोई करता है तो उसको जेल जाना होगा। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल। अगर मेरी इच्छा है कि आज से मैं महाराजा धीराज बन के घूमूं तो नहीं घूम सकता हूं, या कुछ भी ऐसा टाइटल लेना हो, जैसे कोई हिंद बन जाऊं, कोई कुछ बन जाऊं, तो ऐसा कुछ भी हम टाइटल खुद से या किसी के देने से नहीं ले सकते। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, इनके एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन पूछ दे, आर्टिकल 15 का। तो जब भी आप पढ़ें तो पढ़ते टाइम सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, एक तो ये आर्टिकल है क्या, किसकी बातें कर रहा है, और सेकंड चीज कि इसके एक्सेप्शन क्या क्या है। मतलब ठीक है, हमने कह दिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो इसके एक्सेप्शन क्या क्या है ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल 14 जो है, प्रोहिबिट्स आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर नो पर्सन इज अबव द लॉ। मतलब एक बात समझिए कि जैसे मान लो कि ये किताब की बातें कर रहा हूं मैं, हो सकता है ग्राउंड लेवल पे आपको कुछ और दिखता हो, पर एग्जाम ग्राउंड लेवल से नहीं चलता है, एग्जाम बुक से चलता है। ठीक है, हो सकता है कि थाने में पैसे लेकर के किसी को छोड़ दिया जाता हो
और किसी को जेल भेजा जाता हो। पर अगर हम लॉ की बात करें तो ऐसा नहीं है, लॉ के लिए सभी लोग इक्वल हैं, एक जैसा केस होगा, एक जैसा उनपे चार्जेस होंगे, और अगर हमारा सदस्य ज्यादा बदमाशी करेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो ये हमारे छोटे सर हैं। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेगेटिव नो आर्बिट्री प्रिविलेज, एंड इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये पॉजिटिव इक्वल एप्लीकेशन है, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आपसे पूछा जा सकता है। आप एक समझिए कि एक ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ होगा, और दूसरा क्या कहता है कि लॉ के सामने सभी लोग एक होंगे। क्लियर है, मतलब दो तरह की बातें की गई है, एक तो रूल ऑफ लॉ मतलब सब कुछ लॉ के हिसाब से चलेगा, और दूसरा ये लॉ के सामने कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। जैसे मान लो कि सेम क्राइम है, किसी ने मर्डर कर दिया, तो मर्डर के लिए जो ऑफेंसेस हैं, जो भी पनिशमेंट है, वो सबको एक जैसा दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि कोई पैसे वाला है तो उसको छोड़ दें, या कोई बड़ा आदमी है तो उसको छोड़ दें, छोटे को पनिश कर दें, या किसी की जगह पे किसी को, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लॉ एक जैसा है, सबको एक जैसा पनिशमेंट मिलेगा, मतलब एक जैसा पनिशमेंट मतलब एक तरह के ऑफेंस के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट। क्लियर है, मतलब अगर कोई 302 में जा रहा है और दूसरा भी 302 में आए तो दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। कानून के भाषा में दोनों लोग मर्डरर हैं, ऐसा नहीं है कि एक आदमी मर्डरर और एक आदमी अच्छा है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल आपको बता दिया हूं मैं। ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक जैसा लॉ का लागू होना। ठीक है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। बेस्ड ऑन द सब्सिडेंशियल डॉक्ट्रिन, नेशनल रिलेशन थोड़ा बहुत देख लेना, ऑब्जेक्टिव कोई काम का नहीं है। अब इसमें एग्जांपल्स देख लो, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो गया सबके जैसा एक। अब इसमें एग्जांपल्स में आप ऐसे याद रखो कि कुछ जगह पे इसके एक्सेप्शन होंगे, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब आप बोलोगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ लगा हुआ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लगा हुआ है, तो क्यों गवर्नमेंट ने बोला है कि 12 लाख वाले को टैक्स नहीं भरना है, 12 लाख तक जो कमाता है, और जो 12 लाख से ज्यादा कमाता है उसको टैक्स भरना होगा। उसके बाद भी उसमें स्लैब है कि इससे ज्यादा कमाओगे तो 10%, इतना कमाओगे तो 20%। ये क्यों किया गया है? तो ये एग्जैक्टली क्या है कि इकोनॉमिकल बैलेंस क्रिएट करने के लिए किया गया है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। क्लियर है, तो आप ये ध्यान रखना। वोटिंग एलिजिबिलिटी अगर आप देखें, जैसे मान लो कि 18 साल के ऊपर के लोग ही वोट देंगे, बच्चों के साथ तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं है। हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है और एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर हम चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, मेरा बेटा तो 6 साल का है वो जाकर के वोट देगा। या अभी हमारे छोटे सर आए थे, वो बोले सदस्य आया था, वो बोले कि अवनीश सर मुझे भी जाना है वोट देने, और मैं तो 10 साल का हो गया हूं और मुझे पता है बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, कौन सी पार्टी क्या है, कैसे क्या है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का एक बेसिक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, क्योंकि आप में इतनी समझ भी तो होनी चाहिए कि सरकार कौन बनेगा, कैसा बनेगा, कौन सी सरकार का एजेंडा क्या है, कौन से सरकार, कौन से लोग हमारे सरकार के लिए अच्छे हैं। साथ में इसके और भी वो हैं। आर्टिकल 15 हम लोग देखना है। तो आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन 5 ग्राउंड्स। देखो, किसी भी को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये क्या क्या है? 5 ग्राउंड्स क्या है? तो फॉरबिडन ग्राउंड्स क्या है? रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस। मतलब किसी को हम जाति के आधार पर, कलर के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और उसका धर्म क्या है इसके आधार पर किसी भी तरीके से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले ये हुआ करता था कि कोई नीची जाति का बता करके उससे अनटचेबिलिटी के व्यवहार किए जाते थे, या उसको किसी दुकान में एंटर नहीं दिया जाता था, गांव में एंटर नहीं दिया जाता था कि ये गांव ऐसा है, इसमें एंट्री नहीं होगी आपकी, आपको बाहर रहना है, ठीक है। या गांव में आने के लिए ये क्राइटेरिया, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे फाइंडिंग फादर्स ने ये देखा कि इसको बहुत मतलब स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे या भेदभाव ना करे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया था कि 2 लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। स्टेट कैन नॉट मेक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। पहली बात तो यह है कि राज्य को भी इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि राज्य किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट करने वाली लॉ नहीं बनाएगी। दूसरी चीज, स्टेट कैन नॉट इंप्लीमेंट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। ना ही कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो, ना ही कोई ऐसा लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है। सेकंड क्लॉज क्या कहता है इसका
कि प्रोहिबिशन, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस। जैसे पब्लिक प्लेस क्या होता है, पहले आप जानते हैं हमने पढ़ा होगा बचपन में कि गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था ये बोल के कि आप इंडियन हैं। कितनी बुरी बात है ना। जब वो लंदन में थे तो वहां पे उनको ट्रेन से ये किया गया था। इवन हमें अंग्रेज लोग हमें मतलब इंडियन ब्लैक डॉग और पता नहीं क्या क्या किस किस नाम से बुलाया करते थे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही था। तो हमने ये चीज को बहुत अच्छे से फील किया हुआ था और अपने देश में भी कई ऊंचा नीचा और ये चीजें चलती थी। तो अभी हमने ये लागू कर दिया कि किसी को भी प्लेस या पब्लिक प्लेस पे कहीं भी, जैसे मान लो कोई कुआं है, कोई बावड़ी मतलब तालाब है, या कोई शॉप है, वहां पर अगर कोई कुछ परचेजिंग करने जा रहा है, नहाने जा रहा है, पानी लेने जा रहा है और वो पब्लिकली डिफाइंड है कि ये पब्लिक प्लेस है। जैसे कि मान लो किसी के घर के अंदर कोई कुआं है और उसका पर्सनल कुआं है प्रीमाइसेस के अंदर, तो वो अगर चाहे तो हमें रोक सकते हैं क्योंकि वो उनका है, या उनके घर के अंदर कोई ऐसा मंदिर है, अपना पर्सनल मंदिर, उसमें हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई पब्लिक मंदिर है वहां पे किसी को एंट्री के लिए रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखिए शॉप, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक वेल्स, रोड, मंदिर कुछ भी हो, रोड हो, तालाब हो, कहीं भी हमें आने जाने से नहीं रोका जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखना, ये पब्लिक प्लेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। जैसे कि मेरे को लगता है किसी का घर अच्छा लग रहा है वहां जाके बैठ जाऊं, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन मंदिर अच्छा है, भगवान का है, मेरे को लगता है कि कुछ देर वहां पे शांति के लिए बैठूं, तो मेरे को किसी भी इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। क्लियर है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसके, जैसे महिलाओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कई राज्यों ने 30%, 33% का रिजर्वेशन लगा रखा है, या उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति अभी भी भारत में, मतलब सुधार तो हुआ है पहले से, पर अभी भी उतना सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना चाहिए, देना जरूरी है, चाहिए क्या, जरूरी है, तो वो दिया जाएगा। अगर राज्य को लगता है कि कुछ और चीजें देनी है उनको, कुछ मतलब कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पहुंचाना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, या गवर्नमेंट फेमिनिज्म के एकदम सपोर्ट में आ गई है और मेल्स को एकदम इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, वो उनके प्रोग्रेस के लिए है, उनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए है। वैसा ही बच्चों के लिए भी है। ठीक है, कि बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल व्यवस्था किया जाएगा। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास। आप जानते हैं कि हर तरह के नौकरी में या कहीं भी कुछ ऐसा है तो वहां पर कुछ प्लेसेस बैकवर्ड क्लास के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए रिजर्वेशन लगाया गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, ये उनको मेन स्ट्रीम में लाने, मतलब ये पॉजिटिव चीजें की जा रही हैं। आप जानते हैं हमारे देश में कई सालों तक एससी एसटी के साथ, इवन ज्यादातर एससी के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, उनको जॉब में नहीं लेना, बड़े पोस्ट पे अपॉइंट नहीं करना, बहुत सारी चीजें होती थी। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया और लगता है कि ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सभी लोग इंसान हैं, सभी भारतीय हैं। ठीक है, तो ये जरूरी था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2019 का जजमेंट, वो अमेंडमेंट आपको पता होगा। ये अमेंडमेंट भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये क्लॉज 5 तो है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 है, जिसको 2019 में जोड़ा गया ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था अगर राज्य चाहे तो कर सकता है। और इसमें आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स में अभी 10% का रिजर्वेशन भी मिला हुआ है। ठीक है, कई स्टेट्स ने भी लागू कर रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कर ही दिया ईडब्ल्यूएस। तो इसमें अमेंडमेंट पूछा जाएगा कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 103, 103वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ये बताता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान। क्योंकि क्या होता है कि हम एससी एसटी, ओबीसी, फीमेल, बाकी चीजें हम देख ही रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ऐसा आदमी जो किसी रिजर्वेशन की कैटेगरी से नहीं आता है, रिजर्व कैटेगरी से नहीं आता है, लेकिन उसके पास भी तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। कई लोगों को हम जानते हैं जो जनरल क्लास से हैं लेकिन बहुत गरीबी में है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कहीं बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और इसमें फिर इंटरप्रिटेशन में ये भी बोल दिया गया कि कोई प्रोटेक्शन किया जाएगा, कैसा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कास्ट अगर कोई आता है तो उनको भी डिस्क्रिमिनेशन से रोका जाएगा। थोड़ा बहुत देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 16, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान देना। हालांकि पूरा ही फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अब ये क्या है, आप जानते हैं वैकेंसीज आती हैं
ठीक है। अभी जैसे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, फिर पीएससी की वैकेंसी आती रहती है, यूपीएससी की आएगी, ठीक है। आप एग्जाम भरेंगे तो उसमें एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम में अपीयर होंगे, एग्जाम पास होंगे, प्री मेंस इंटरव्यू सारी प्रोसेस एक होगा। तो इसमें अगर मान लीजिए कि जो एज क्राइटेरिया है, जैसे मान लीजिए 18 ईयर टू 37 ईयर कुछ के लिए होगा, कहीं 40 ईयर होगा, कहीं 33 ईयर होगा, जो भी एज क्राइटेरिया है, आप उस एज क्राइटेरिया को कहीं 21 ईयर भी हो सकता है। तो आप अगर उस एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कभी आता नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई बुरा तो है नहीं, तो मिनिमम जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन बोला गया, और अगर आप ग्रेजुएट हैं और इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको फॉर्म भरने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। तो देखिए, गारंटीड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड एम्प्लॉयमेंट मैटर्स, क्लियर है। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट ऑफ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जहां भी हमारा जन्म हुआ है, हमारी जाति, किसी भी आधार पे हमसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि इस कास्ट के लोग सिर्फ फॉर्म भरेंगे, इस कास्ट के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, इस रिलीजन के लोग फॉर्म भरेंगे, इस रिलीजन के नहीं भरेंगे, या इस स्टेट के ही लोग फॉर्म भरेंगे, इस स्टेट के नहीं भरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। फॉर्म सबके लिए होगा, सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए सबकी, ठीक है। जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए। जैसे कि मैं ये नहीं कह सकता कि कहीं मेडिकल स्टाफ के लिए कोई आया है या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आया है और जो क्वालिफिकेशन उसमें मांगा गया है वो मेरे पास नहीं है, और मैं बोलूं कि ये मेरे साथ कहीं नाइंसाफी हो रहा है, मेरे को फॉर्म भरने से रोका जा रहा है, मेरे अधिकार रोके जा रहे हैं, या आर्टिकल 16 का वायलेशन हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि उस क्राइटेरिया में आपको फिट करना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा, नहीं तो 45 ईयर के, 50 ईयर के, 60 ईयर के लोग बोलेंगे कि हमें यूपीएससी का फॉर्म भरना है, और फिर लाइन लगेगी फॉर्म भरने के लिए कि आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा नहीं है। एक जैसा ट्रीटमेंट उस क्राइटेरिया में आने वाले सभी लोगों को, किसी को अलग नहीं किया जाएगा कि आप उस एज क्राइटेरिया में आते हैं, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, आप इंडियन सिटीजन है, और देन आफ्टर आप फॉर्म नहीं भरने देंगे क्योंकि आपका बर्थ प्लेस ये है, आपका कास्ट ये है, सेक्स ये है, रिलीजन ये है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अप्लाई टू द ऑल स्टेट एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब्स, पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लॉज 4, अब देखिए फिर से एक्सेप्शन की बात आएगा। अब क्लॉज 4 क्या बताएगा इसका कि भाई रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर से मैंने बोला है SC, ST, OBC और वुमेन के लिए रिजर्वेशन। फिर EWS का जो बात हमने अभी किया था आर्टिकल 15 में कि EWS के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया और बोल दिया गया कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो लोग हैं, मतलब जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, उनको हम रिजर्वेशन देंगे, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन जो है ये इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? वो प्रमोटरी है, मतलब अच्छा है, उनको मिलना चाहिए। स्टेट कैन रिजर्व पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लास नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, क्लियर है। ओरिजिनली फॉर SC, ST, बाद में क्या किया गया, पहले SC और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आया था, पर अभी क्या हो गया कि OBC के लिए भी बना दिया गया, बैकवर्ड क्लास के लिए बना दिया गया, और ये फिक्स कर दिया गया कि कुछ भी हो जाए 50% को रिजर्वेशन क्रॉस नहीं करेगा। इसमें कैरी फॉरवर्ड सिस्टम भी है, आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा बहुत कभी पूछ दे एग्जाम में तो, कि जैसे मान लो कि इस साल जो सीटें रिजर्व थी SC, ST या OBC के लिए या गर्ल्स के लिए जो भी है, उसमें अगर सीटें नहीं भराई तो क्या, तो उसको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड की जाएगी, क्लियर है। और फिर उसमें भी नहीं भरा है तो उसके नेक्स्ट वैकेंसी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं कट ऑफ कम करके या ज्यादा करके कहीं कुछ गड़बड़ ना हो सके। पर ये 3 साल से ज्यादा एक बार कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये भी एक लॉ है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अब इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए OBC का रिजर्वेशन था, उसमें बहुत OBC के लोग इतने ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत मतलब अर्निंग हो रही है, उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो फिर उनका क्या करें। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लाया गया। जैसे मान लो कि कोई OBC का आदमी है और या एक पर्सन है, उनके बच्चे वो IAS बन गए, IPS बन गए, FS बन गए, कुछ भी बन गए, गवर्नमेंट ऑफिस में है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, उनके बच्चे बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद भी वो अगर रिजर्वेशन के लिए क्लेम करें तो ये नहीं हो सकता, एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट। इंदिरा केस में ये कहा गया था 1992, तो ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। 50% रिजर्वेशन भी पूछा जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन एक्सेप्शन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 16 के एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। फिर क्लॉज 4A, अलाउड रिजर्वेशन ऑन द प्रमोशन ऑफ SC, ST विद इन लिमिटेशंस, देख लेना, रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी रेगुलेटरी। इसमें एक चीज और है, कई स्टेट अगर चाहे कि अपने लोगों को वहीं पे जॉब देने की व्यवस्था करना चाहे स्टेट,
तो हो सकता है कि वहां के लोगों के लिए भी कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड वगैरह में अगर फॉर्म आते हैं कुछ, तो उसमें ये मांगता है कि आपका वहां का लोकल निवास होना चाहिए या 10th उसी झारखंड बोर्ड से होना चाहिए। तो ये मतलब फिर से वहां के लोगों को वहीं पे जॉब मिल जाए, बाहर माइग्रेट नहीं होना पड़े, ऐसी चीजें लागू की गई हैं। चलिए आर्टिकल 17 एंड 18। तो देखिए आर्टिकल 17 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अभी तक हम लोग इतने देर से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच बहुत ज्यादा रहा है और ये सदियों तक प्रैक्टिस होता रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाए, इतने ज्यादा पिछड़ गए या कॉन्फिडेंस उनका इतना लूज हो गया कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, गाँव में घुसने से मना करना, तालाब में पानी पीने से मना करना, ठीक है, किसी ऐसा है कि तालाब को अपने कैप्चर में ले लिया, बोला ये मतलब अपर क्लास का तालाब है, इसमें पानी पिए तो लड़ेंगे, भिड़ेंगे, पीटेंगे, जो भी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ड्रामे होते रहे। ठीक है, फिर ये आर्टिकल 17 डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कि किसी भी तरीके से किसी को भी कैसा भी अनटचेबिलिटी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, ये कोर्ट से पूछा गया। तो कोर्ट ने बोला कि हर वो प्रैक्टिस, मैसूर कोर्ट का डिसीजन आया था कि हर वो प्रैक्टिस जो प्रीवियस टाइम से होते आ रहा है वो सारे अनटचेबिलिटी के अंदर में आएंगे, जिसको मतलब ऐसा माना जाए कि वो छुआछूत है या उससे रिलेटेड कोई भी चीज, वो सारे अनटचेबिलिटी में मानेंगे। इसके लिए कोई विशेष डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो मेक अनटचेबिलिटी इलीगल प्रैक्टिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कोई भी अनटचेबिलिटी किसी के भी साथ करता है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके लिए 2 एक्ट भी बनाए गए बाद में। ठीक है, बैक्ड बाय द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट। ध्यान रखना इसमें क्या हुआ, एक एक्ट आया था एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके साथ एक एक्ट और लिखिए, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, इंपॉर्टेंट एक्ट है। पहले ये आया, देन आफ्टर ये आया। क्लियर है? और इसमें बोला गया था कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस करता है, इन दोनों एक्ट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट मतलब ये एक्ट का ईयर इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा एक्ट बना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के अंदर घुस के पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मोटे तौर पे मैं बता देता हूं। इसमें यह बोला गया था कि कोई भी किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी के पर्सन को या शेड्यूल्ड कास्ट को किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी के लिए मतलब अनटचेबिलिटी करता है या उसको कार्टून बना देता है, फोटो बना देता है, कचरा फेंक देता है, उसके घर के बगल में कचरा फेंक देता है, कुछ भी कर रहा है, उसको किसी भी तरीके से नीचा दिखा रहा है, तो वो अनटचेबिलिटी माना जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी केस आता है तो यह एक हीनियस क्राइम होगा, नॉन बेलेबल सेक्शन के तहत उसको जेल में डाला जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद आप जानते हैं केस में थोड़े बहुत अमेंडमेंट हुए थे और बीच में बहुत वो भी हुआ कि नहीं बेल मिलेगा, तो फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। तो थोड़ा न्यूज में रहने वाले आर्टिकल एक्ट हैं दोनों, तो आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, हिस्टोरिकली अनटचेबल्स वर डिनाइड टेम्पल एक्सेस, एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोफेशन, सब्जेक्टेड टू द सीवियर सोशल ऑस्ट्रेशन। अब देखिए, आप इसमें क्या हुआ था कि इनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। ठीक है, इनके प्रोफेशंस के लिए बैन कर दिया गया था कि नहीं, आप इस कास्ट के हैं तो ये प्रोफेशन करेंगे, परफॉर्म करेंगे, यही प्रोफेशन आपका होगा। आप इस जगह पे रहते हैं तो आप ऐसा काम करेंगे। तो इस तरीके की चीजें फोर्सफुली उनसे काम करवाया जाता था। जैसे आपने बहुत कई जगह पे मतलब ऐसा सुना होगा हिस्ट्री में कि जबरदस्ती किसी से कचरा उठवाना, ये सब करना, ये सब अनटचेबिलिटी में आता है। अभी क्रिमिनल ऑफेंस है। हमारे पास अपने जीवन का फ्रीडम है, हम जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं, हमें कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 17 यही बोलता है, इंटरप्रिटेशन एक्सटेंड फ्रॉम मॉडर्न फॉर्म ऑफ फेस डिस्क्रिमिनेशन। ये ध्यान रखना कि किसी भी तरीके के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसको इसके अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज। ध्यान रखना इसमें दोनों तरीके की रेमेडीज मिली हुई हैं, सिविल रेमेडीज भी मिली हैं और क्रिमिनल रेमेडीज भी मिली हैं, पहली बात। दूसरी बात, एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 क्या बोलता है कि कोई भी किसी भी तरीके की टाइटल नहीं ले सकता। आप जानते हैं पहले बड़े बड़े टाइटल अंग्रेज लोग दिया करते थे। अकबर के दरबार में आपने सुना होगा कि तानसेन को कंठाभरण विलास और पता नहीं क्या क्या ऐसे बहुत सारे टाइटल मिला करते थे।
और लोग उन टाइटल को लगा करके बहुत एकदम मतलब समाज में अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट किया करते थे। अब क्या होगा, एक आदमी है जिसके पास कोई टाइटल नहीं है, एक आदमी है जो 10-20 टाइटल लेके घूम रहा है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा जिसके पास टाइटल नहीं है उसको बुरा फील होगा या ऊंच नीच वाली भावनाएं फिर से जगेंगी। तो इस चीज को हमने कह दिया कि किसी भी तरीके का आप टाइटल लेकर के नहीं घूम सकते, कोई भी टाइटल अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते जो किसी भी तरीके से किसी के द्वारा दिया गया हो। देखिए, स्टेट कैन नॉट कन्फर टाइटल, जैसे एबोलिशस फ्यूडल ऑनर्स लाइक राजा, आपने सुना होगा महाराजा, नवाब। अब लोग ऐसे इन जनरल तो नाम के साथ आपने सुना होगा ये राजा वो राजा, पर ऐसा कुछ है नहीं। अब भारत में राजा महाराजा के टाइटल जो है वो गायब हो गए हैं, ठीक है। दूसरा क्या, इसके एक्सेप्शन क्या है, तो ध्यान देना, मिलिट्री और एकेडमिक मतलब एजुकेशन और डिफेंस में टाइटल लगाया जाएगा, ये अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि देखिए यहां पर अगर ऑनर नहीं दिया जाएगा इनको, तो ये सैलरी के लिए तो काम करते नहीं है मिलिट्री के लोग, ये अपनी फीलिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है। नहीं तो सैलरी के लिए कौन देश के लिए मरने जाएगा। तो इनको टाइटल मिलेगा, जैसे परमवीर चक्र, ठीक है। और जो भी डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, कोई पीएचडी कर दिया तो उसके नाम के आगे डॉक्टरेट लग जाएगा, तो उसको देखेंगे कि भाई ये पढ़ लिखा डॉक्टरेट की डिग्री रखता है, तो और 4 लोग उससे प्रमोट होंगे, तो ये तो अच्छा है, ठीक है। इसके साथ एक और केस आया था 1996 में, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आप याद रखना, 1996 का केस है ये, 1996 का। इसमें ये कहा गया था कि जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जैसे पद्म, वो अपना पद्म अवार्ड या जो भी दिए जाते हैं भारत रत्न वगैरह, तो उनको आप रखिए, बट एज अ टाइटल यूज मत कीजिए। आप मतलब नहीं कर सकते हैं टाइटल के फॉर्म में यूज, ठीक है। जैसे मैं अगर भारत रत्न मिल जाए तो मैं लगाऊं भारत रत्न अवनीश सिंह, ऐसा नहीं कर सकता मैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इंडियन सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल्स विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट। देखिए कई बार क्या होता है कि कई अवार्ड भी मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है या कुछ भी ऐसा अवार्ड मिलने वाला है, तो वो पहले प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही जा सकते हैं वहां पे अवार्ड लेने, फॉरेन से कोई भी, और जो भी उनको वहां पे ऑनर वगैरह मिल रहा है वो। तो ये ध्यान रख लेना। इसमें क्या होगा कि हमारे यहाँ के लोगों के में एकता बनी रहेगी और कोई भी ऊंचा नीचा कोई बहुत सारे टाइटल्स लेकर के नहीं घूमेगा। आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि अंग्रेजों ने बहुत सारे अवार्ड दिए थे, जैसे केसर हिंद मिलता था, ठीक है, टाइगर, और ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिला करते थे। अब ऐसे कोई अवार्ड एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट ये है कि अब कोई टाइटल नहीं मिलेगा लोगों को। टाइटल सिर्फ 2 ही फील्ड में मिल सकता है, एक पहला है एजुकेशन, दूसरा है डिफेंस, ठीक है। ये लोग अपने टाइटल का यूज कर सकते हैं, बाकी कोई और टाइटल नहीं लगा सकता, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 19 और 20, ये क्या है, राइट टू फ्रीडम है कंबाइनली। इसमें क्या है, फॉर सिटीजन्स ओनली, ये भी ध्यान रखना। 19-20 किसके लिए है, भारतीय सिटीजन्स के लिए है, मतलब जो भारत के मूल निवासी हैं उनके लिए है। 19 में 6 तरह का फ्रीडम दिया गया है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 19 में कितने तरह के फ्रीडम की बात की गई है, तो 6 तरह का। बोलने की स्वतंत्रता है, असेंबली की स्वतंत्रता है, एसोसिएशन की स्वतंत्रता है, मूवमेंट की स्वतंत्रता है, रेसिडेंस की स्वतंत्रता और प्रोफेशन की स्वतंत्रता। इसमें एक्सेप्शन भी भरे पड़े हैं और ये एक्सेप्शन आपसे पूछा जाएगा कि मतलब क्या क्या इसके एक्सेप्शन है और कहाँ कहाँ वो अलाउ होते हैं और कहाँ तक लिमिटेशंस है, ठीक है। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री पनिशमेंट्स, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और डबल जियोपार्डी। मतलब देखो, किसी को एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि जबरदस्ती दूसरी बार सजा दे दिया जाए या किसी को जबरदस्ती अपने ही अगेंस्ट गवाही वाही देने के लिए फोर्स कर दिया जाए, ये सब नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 21 ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कोई भी अगर हमारे यहाँ इमरजेंसी भी लगता है ना तो इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाएगा पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, क्लियर है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर आर्टिकल 22 सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब आप जानते हैं किसी को भी बिना किसी क्राइम किए या बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस पकड़ के घर से नहीं ले जा सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। दूसरा चीज, डिटेन अगर किया है तो डिटेंशन के लिए उनको बताना पड़ेगा कि किस बात के लिए उन्होंने पकड़ रखा है उसको,
रोक रखा है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है, जैसे मान लो कि किसी को पता चल जाएगा कोई किसी का मर्डर कर देगा अगर नहीं रोका गया तो उसको कोई क्राइम करने के लिए अगर रोका गया है तो ये अलाउड है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा बहुत, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप बोलो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये भी जानते हैं कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो लाने ले जाने, कुछ एक्सेप्शन है इसमें, जैसे लाने ले जाने को छोड़ करके, ठीक है, छुट्टियों को छोड़ करके अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो विद इन 24 आवर जो भी मजिस्ट्रेट है उनके सामने ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और मजिस्ट्रेट के सामने कैसे ले जाना पड़ेगा, उस इंसान को फिजिकल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक डॉक्यूमेंट पहुंचा दिया कि हमने अरेस्ट कर लिया, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल फ्रीडम्स आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मॉडलिटी। अब ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोल दिया था कि जितने भी हमारे फ्रीडम्स हैं इनको किसी न किसी तरीके से सस्पेंड किया जा सकता है। दो को छोड़ के क्यों किया जा सकता है, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए, सॉवरेनिटी की बात आ जाए, पब्लिक ऑर्डर की बात आ जाए, तो उस जगह पे इनको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन ओवरली ब्रॉड रेस्ट्रिक्शन, जैसे कोई ऐसा वो होता है तो इसको, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो सस्पेंड है कोई फंडामेंटल राइट या कुछ भी ऐसा सस्पेंड है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्वेश्चन कर सकता है किस ग्राउंड पे इसको सस्पेंड किया गया है, क्लियर है। इसके बाद है डिटेल में हमारा आर्टिकल 19, क्योंकि इसमें 6 तरह के फ्रीडम की बात की गई थी और वो इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से फ्रीडम है ये हम देखेंगे आर्टिकल 19 के अंदर। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a), ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको 19(a) भी, A B C 1 2 3 भी दिया जाता है, पर 19(1)(a) सही है, ऐसे याद रखना। दूसरी चीज क्या है इसमें, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई ट्रूथ है उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो मीडिया की फ्रीडम है वो इसी में आता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, किसी का आप मानहानि नहीं कर सकते, या ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप इतना मतलब बुरे तरीके से यूज नहीं कर सकते जिससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई इशू हो जाए या हमारी सोवरेनिटी को कोई मतलब बात आ जाए सोवरेनिटी की, तो ऐसी चीजें आप नहीं बोल सकते। आप बोलिए जो सही है, ठीक है। तो राइट टू स्पीक, राइट एंड एक्सप्रेशन, क्या किस चीज के लिए, तो एक्सप्रेस आइडिया थ्रू एनी मीडियम, क्लियर है। आपको लगता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल से अपनी बातों को रख सकते हैं जनता के बीच में, प्रेस चला सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, या कोई टीवी चैनल बनाना, मतलब टीवी पे आकर के अपनी बातें बताना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सप्रेशन का छूट है। लेकिन किसी का आप मानहानि नहीं कर सकते, ऐसी चीजें नहीं बोल सकते जिससे देश के खंडित होने की हो या नेशनल सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। एक्सटेंड द अनपॉपुलर स्पीच, जैसे रेमेडीज फॉर बेस्ड ऑन स्पीच ऑफ मोर स्पीच, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत। रेस्ट्रिक्शन अलाउड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, मैंने पहले ही बता दिया, पब्लिक ऑर्डर और कंटेम्प्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी और डिफेमेशन, मानहानि नहीं कर सकते, किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखा सकते, ठीक है। सेकंड है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, 19(1)(b), आपको जैसे मान लो कि हम सभी स्टूडेंट्स को एक जगह पे मिलना है, असेंबली करना है, तो हम लोगों को फ्रीडम है, हम कर सकते हैं, हमें कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन असेंबली करना है और वो वाली असेंबली करना है जिसमें कोई असला बारूद लेके आए, डंडे लेके आए, लठ लेके आए, हथियार लेकर के आए, तो नहीं, वेपन के साथ आप असेंबली नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। राइट टू असेंबल विदाउट वेपन फॉर कलेक्टिव एक्शन, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपन के साथ असेंबली अलाउड नहीं है इंडिया में, ठीक है। फाउंडेशन फॉर प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजर्स नॉट लाइबल फॉर असेंबली फॉर बिकम डिसऑर्डरली अनलेस दे एनकरेज इट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मतलब हम ऐसी असेंबली नहीं कर सकते हैं जिसमें मारधाड़ की बातें हों या किसी भी तरीके के शांति भंग करने के लिए असेंबली कोई किया जा रहा है, जहां पर कुछ ऐसा दिक्कत हो जाए जिससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम हो या वहां के आसपास के लोगों को कोई सिक्योरिटी का खतरा हो। मतलब असेंबली कीजिए, प्रोग्रेसिव असेंबली कीजिए, आप किसी भी तरीके की बुरी असेंबली नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्लियर है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, आर्टिकल 19(1)(c), ये सभी लोगों ने देखा होगा जब हम स्कूल में जाते थे या कॉलेज में जाते थे, स्कूल तो नहीं, कॉलेज में ज्यादा चलता था ये NSUI, अपना वो स्टूडेंट यूनियन, वो स्टूडेंट यूनियन, बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन बने हुए थे, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, अपना एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं, ठीक है, आपको कोई रोकेगा नहीं। हाँ, यूनियन ऐसा नहीं बना सकते जिससे देश को खतरा हो, या कोई ऐसा यूनियन जिससे किसी दूसरे को खतरा हो, ऐसा नहीं बना सकते। आप अपने वेलफेयर के लिए बनाइए, जैसे
इनेबल्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल आप बना सकते हैं। पॉलिटिकल, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का अधिकार कहां है, तो ये आपके आर्टिकल 19 में है, ठीक है। और क्या है, ट्रेड यूनियन आप बना सकते हैं, एनजीओज बना सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स द राइट नॉट टू ज्वाइन एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे मान लो कि मैं कॉलेज गया पहले दिन, या आप कॉलेज गए और वहां पर कॉलेज के कुछ गुंडे टाइप के लड़के आए और उनने आप पे दबाव बनाना शुरू किया कि आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करो, हमारे इस स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करो, तो आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आप उस यूनियन को ज्वाइन करें या नहीं करें। अगर ऐसा जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, आप केस कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो पहली बात कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको कोई यूनियन की आइडियोलॉजी अगर भाती है तो ज्वाइन कीजिए, नहीं भाती है तो नहीं कीजिए। और अगर मान लो आइडियोलॉजी पसंद भी आ रही है और आपको नहीं ज्वाइन करना, आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप अपने आप को अलग रख सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19(1)(d), जैसे मान लो कि मैं अभी उत्तराखंड में बैठा हूं, मेरी इच्छा हो रही है यूपी जाने की, तो मैं बिल्कुल जा सकता हूं, या कहीं आसपास जाने की तो जा सकता हूं। मतलब मेरे को कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, कोई रोक नहीं सकता। जनरल कंडीशन में जब देश की सिक्योरिटी की बात हो या कुछ ऐसा चल रहा हो, इमरजेंसी लगा हो, तब रोका जा सकता है, ठीक है। मतलब हम थ्रू आउट इंडिया घूम सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हम वहां पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा, क्लियर है। देखिए एक्सेप्शन थोड़ा बहुत ध्यान रखते रहना। अच्छा, इसमें यूनियन में एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया कि जो ये यूनियन वगैरह बनाने का है ना, इसमें यूनियन ऐसा नहीं बन सकता जैसे डिफेंस के लोग यूनियन नहीं बना सकते हैं, तो ये भी एक्सेप्शन याद रखना, मैं बताना भूल गया था। तो डिफेंस के लोग अगर यूनियन बनाए तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाएगी ना, तो हमने उसको मेंशन किया ही था, पर फिर भी अलग से मैंने बता दिया, ध्यान रख लेना। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, अब एक बात और है, आर्टिकल 19(1)(e), मुझे कहाँ रहना है, किस जगह पे रहना है, ये भी मेरी अपनी चॉइस होगी, या सभी लोगों के, इंडिया के जो भी लोग हैं उनकी अपनी चॉइस होगी कि उनको किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे रहना है। अगर प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं या वहां पे किसी भी तरीके की रेजिडेंस वो अलाउड है, या मतलब जैसे जाकर के अपना रेंट पे लेकर के रहना चाहें, तो उनको कोई रोकेगा नहीं किसी भी तरीके से। हाँ, इसमें पहले था कि आप J&K में नहीं जा सकते, पर वो भी हट गया आर्टिकल, तो अब वहां भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू रेसाइड एंड सेटलमेंट एनीवेयर इन इंडिया, ये अब अलाउड है, आप कहीं भी जाइए भारत में, जमीन खरीदिए, घर लीजिए किराए पे, जैसे रहना है रहिए, ठीक है। और रीजनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब रीजनल डिस्क्रिमिनेशन को रोकेगा। जैसे मान लीजिए कि कई बार आपने सुना होगा कि हम इसी भाषा के लोगों को इस जगह पे रहने देंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स कई बार मतलब न्यूज में आते रहती हैं, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया तो वो जेल जाएगा, ठीक है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान रखना, आर्टिकल 19(1)(f। अब एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रैक्टिस के लिए फ्रीडम है किसी भी प्रोफेशन का, लेकिन जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो तो होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है और मैं चाहता हूं कि कल से वकील बन जाऊं बढ़िया, तो वकील के लिए करना क्या है, कोर्ट ले आना है, टाई ले आना है, बढ़िया पैंट शर्ट ले आना है और चले जाना है कोर्ट में। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं वकील नहीं बन सकता अगर मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है और मैं बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं हुआ हूं तो। या मेरे को लगता है कि डॉक्टर बनना है, तो बस बीपीओपी की मशीन ले आए, एक छोटी सी क्लिनिक खोल लिए और बस कोई भी इंजेक्शन किसी को लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। नहीं तो फिर तो मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड डिग्री है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन बिल्कुल है, लेकिन मिनिमम जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो तो रखनी पड़ेगी। कैन बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और पब्लिक सेफ्टी। अब देखिए, डॉक्टर अगर हर कोई बन जाए तो क्या पब्लिक सेफ्टी रहेगी। एक दिन मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें एक डॉक्टर साहब बड़े फेमस थे, मतलब वो डॉक्टर साहब का इंटरव्यू आ रहा था, तो अपने आप को बता रहे थे कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं प्रैक्टिशनर फिजिशियन हूँ। ऐसा कोई डिग्री नहीं होता, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनपे केस कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक दिन देख लिया था मैंने कहीं, तो ये गलत है, ठीक है। झोला छाप डॉक्टर जिनको बोलते हैं, बिना किसी डिग्री के डॉक्टर बन जाना या किसी डॉक्टर के साथ रह के इंजेक्शन लगाना सीख लेना या ऐसा, तो ये सब मतलब क्राइम हुआ करता है, ये ध्यान रखना। All 6 freedoms are subjected to reasonable restriction in the interest of sovereignty of national integrity, security, public order और
मॉरलिटी अदर ग्राउंड स्पेसिफिकेशन इन आर्टिकल 19(2). ध्यान रखना, इनमें रेस्ट्रिक्शन लग सकता है कहां पर, जब सोवरेनिटी की बात आए, हमारे इंटीग्रिटी की बात आए, नेशनल सिक्योरिटी की बात आए, ऐसा कुछ भी हो तो रेस्ट्रिक्शन बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ध्यान रखना। हमारा 2 आर्टिकल छूट गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फंडामेंटल राइट से स्टार्ट कर दिए थे, कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट है, तो उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। पहले तो क्वेश्चन याद रखना कि आर्टिकल 12 पूछा जाता है, इसमें क्या है? डेफिनेशन ऑफ, ये याद रखना आप, क्योंकि पूरे हमारे 395 आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ स्टेट सिर्फ यहीं पे है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़ा है, इंडिया जो कि भारत है, और इंडिया मींस भारत, और जो कि यूनियन ऑफ स्टेट है, ऐसा हमने देखा था। उसमें कहीं भी हमने स्टेट का डेफिनेशन नहीं देखा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लॉ पढ़ते हैं उस समय जानते हैं कि कोई भी क्राइम हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उसमें सबसे पहले कोर्ट क्या पूछता है कि वो क्राइम का प्लेस क्या था, ठीक है। तो इसलिए अगर हम फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दे रहे हैं तो हमें ये डिफाइन करना होगा कि भारत की टेरिटरी क्या है, कहां कहां फंडामेंटल राइट कहां तक लगा होगा। तो हमने बोला कि यहां पर मतलब एक लाइन में अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो भारत के अंदर आने वाले सारे संस्थान या हर वो चीज जो भारत के टेरिटरी के अंदर है वो क्या होगा? स्टेट होगा। मतलब भारत खुद एक स्टेट है, ठीक है। इट मींस भारत स्टेट के अंदर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या इंडिया के अंदर कोई भी आर्म ऑफ द कंट्री जो है, मतलब जो भी हमारे यहाँ कोई बॉडी काम कर रही है, वो सारे स्टेट के अंदर कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। मतलब इसमें एक लाइन में पूछा जाए तो इंडियन टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला आर्टिकल रहा है ये, ठीक है। इसमें बोला गया है कि कोई भी आर्टिकल या कोई भी लॉ, एग्जैक्टली लॉ, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या? उसको इनइफेक्टिव कर दिया जाएगा, मतलब वो अपने आप इनइफेक्टिव माना जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक और आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट नहीं है वो, कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का तरीका, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंज करना है एग्जैक्टली, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो आता है आर्टिकल 368। ये बोलता है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके क्या क्या प्रोविजन होंगे उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। अब होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट आने लग जाते हैं, और उस अमेंडमेंट में कुछ अमेंडमेंट ऐसे आ जाते हैं जो प्रॉपर्टी को पकड़ने के लिए होते हैं, या प्रॉपर्टी को, अमीर लोगों की प्रॉपर्टी लेकर के गरीब लोगों में बांटने जैसा कुछ नियम चलने वाला था या चल रहा था। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग कोर्ट जाएंगे और पूछेंगे कि क्या आर्टिकल 368 भी लॉ है, क्योंकि जब इनने बोला कि आर्टिकल 368 भी लॉ होगा तो पार्लियामेंट या जो भी बॉडी होंगी वो डिनाई करी होंगी कि नहीं नहीं ये तो लॉ कहां से, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो केस गया था, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका ईयर आप देख लेना, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या है। तो इसमें बोला था कि जो भी लॉ है ना उसके डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर नहीं आएगा, मतलब CAA जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको हम लॉ नहीं मानेंगे, ठीक है। अब फिर क्या होगा? जो अमेंडमेंट हो गए वो चल रहे हैं। फिर आगे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये क्वेश्चन आप याद रखना। फर्स्ट केस आया शंकरी प्रसाद का, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि 368 जो है उसके तहत किया गया अमेंडमेंट लॉ नहीं होगा। फिर आता है गोलकनाथ का केस, सेकंड केस। अब उसमें क्या होगा कि कुछ वकील लोग पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को या जो भी लॉ की बुक्स हैं उनको पढ़े होंगे और उनके कुछ रेफरेंस को लेकर के कोर्ट में पहुंचे होंगे, और उन लोगों ने कहा होगा कि देखिए कुछ भी जो हम पे इंपोज किया जा रहा है हमें रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या कुछ भी ऐसा, वो सारी चीजें लॉ के अंदर ही आती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है, और अप्लाई हो रहा है तो वो भी लॉ के अंदर ही आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही वर्डिक्ट को जो प्रीवियस शंकरी प्रसाद केस में दिया गया था उसको बदल देता है, और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ 368 भी क्या है? लॉ है। तो पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखो कि किस केस में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 368 के तहत किया गया अमेंडमेंट लॉ होगा, किस एक्ट में कहा था कि नहीं होगा। तो पहले एक्ट में सुप्रीम कोर्ट कहता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट में कि ऐसा कोई भी चेंजेस जो 368 के तहत किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा या कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगा, लॉ नहीं माना जाएगा।
फिर आता है गोलकनाथ केस, उसमें कहा जाता है कि नहीं नहीं वो लॉ होगा। ठीक है, इसमें हिस्टोरिकल जो मतलब हमारा वर्डिक्ट आया वो आया था केशवानंद भारती केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप लिख लो भले लिखना चाहो तो, केशवानंद भारती केस, नंद भारती केस। ये इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। हालांकि हम लोग जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है हमारे इसका, तो इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आया। बट पहले आपको ये देखना है कि केशवानंद भारती, इसका ईयर बहुत मतलब पूरा केस इंपॉर्टेंट है, आप अभी से याद करते चलो। 1973 में ये केस आया था। केशवानंद भारती कौन थे? केरला के एक मठाधीश हैं, मतलब एक संत हैं। ये आते हैं कोर्ट में और ये कहते हैं कि क्या कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है, क्या क्या प्रोविजन होंगे, कैसा होगा, मतलब इनके बहुत सारे कोर्ट में इनने वो लगाया, अपने क्वेश्चंस लगाए। तो कोर्ट ने इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस केस से बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आई थी। हमने ये तो देख लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कर सकता है। मतलब पार्लियामेंट अगर चाहे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को कैसे भी, मतलब जो चीजें हैं उसके तहत बदला जा सकता है 368 के तहत। ठीक है, अब इसमें दिक्कत कहां है कि फंडामेंटल राइट को बदला जा सकता है क्या? तो हाँ, अभी तो हो गया कि ठीक है 368 बदला जाएगा। हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि पूरे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इनको चेंज किया जा सकता है विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम और जैसे जैसी हमारी डिमांड्स होंगी वैसे। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है बदल लो, पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप कि बदल लो, बदलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदलाव कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अमेंडमेंट होगा फंडामेंटल राइट में, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है, तो हाँ फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन कैसा अमेंडमेंट होगा? वो पॉजिटिव अमेंडमेंट होगा। और किस चीज को ध्यान में रख के होगा? बेसिक स्ट्रक्चर को। मतलब जो फाइंडिंग फादर्स थे उनने जिस सोल मोटो के साथ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब फिर पूछा गया कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं बताएंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये डिफाइंड नहीं है। इनने कहा कि पहले तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर लो, उसके बाद हम कभी भी उसको उठा करके देख लेंगे कि क्या वो वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर ऐसा लगता है कि कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी एक्ट वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है, तो उसको हम डिलीट करवा देंगे या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर है? ये क्योंकि गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? वो भी सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी अमेंडमेंट अगर ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो वो टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते रहेंगे कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। ठीक है, इसमें कुछ लिस्ट है जो हम देखेंगे जब बेसिक स्ट्रक्चर को इन डिटेल देखेंगे। पर अभी आपको तीन चीजें याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? शंकरी प्रसाद केस। दूसरा रखना है गोलकनाथ केस। तीसरा याद रखना है केशवानंद भारती। तीनों इंपॉर्टेंट है, और भी केसेस हैं पर ये तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 क्या कहता है? कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को ओवररूल करता है, ओवरराइड करता है या वायलेट करता है, वो अपने आप नल एंड वॉइड मतलब डिलीट हो जाएगा, लागू नहीं होगा। ठीक है, और इसके तहत क्या 368 में कोई फंडामेंटल राइट में चेंजेस किए जा सकते हैं? तो हाँ किए जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, पहली बात। दूसरी बात क्या? केशवानंद भारती केस के तहत यह ध्यान में रखा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं हो, बाकी सब ठीक है। चलिए बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग। इसके सेकंड पार्ट को भी हम लोग अभी मतलब डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो 2 पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।